हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 12 अगस्त और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 12 अगस्त 2020 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। साथ ही जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट हो सकते हैं उनको भी आपको रिविज़न कराकर बताया गया है। तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है अगर आप इंडिया के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो। वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, दुनिया का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर कहाँ स्थित है? तो 10,100 बेड क्षमता वाला दोस्तों बेंगलुरु में स्थित है कोविड केयर सेंटर, दुनिया का सबसे बड़ा है जो कि। अगला, प्रेम भाटिया पुरस्कार 2019 किसे दिया गया? तो 2019 का दोस्तों राजदीप सरदेसाई जी को दिया गया था और 2020 का दिया गया है दीपांकर घोष को। इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में जिन लोगों ने करेक्ट और डिटेल में आंसर किया है, ऐसे टॉप 15 लोगों के नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि जुलाई मंथ की ई बुक आ चुकी है। फुल डिटेल करंट अफेयर की ई बुक होती है, हर एक टॉपिक कैटेगरी वाइज आपको डिटेल में समझाया गया रहता है। इस बार नई शिक्षा नीति आई है, इसको भी बहुत ही अच्छी तरीके से नया चैप्टर बना करके उसमें समझाया गया है। साथ ही में कोविड-19 से रिलेटेड जो भी अपडेट हैं उसको अलग तरीके से, बैंकिंग से जुड़े हुए चीज़ों को अलग तरीके से अलग चैप्टर में बनाकर, ऐसे ही हर एक चैप्टर वाइज आपको समझाया जाता है हमारी ई बुक में। जो लोग रेगुलर ई बुक परचेज़ करते हैं उनको तो पता ही होगा, जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दे रहा हूँ। आप लोग जाकर के ई बुक परचेज़ कर सकते हो MGT ऐप से। वहाँ पर आपको जाकर पेमेंट करना है और अगर इन केस कोई प्रॉब्लम आती है तो व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर के आप कॉन्टैक्ट करेंगे, ट्रांजेक्शन की डिटेल देंगे तो आपको ई बुक भेज दी जाएगी। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कोरोना वैक्सीन रजिस्टर करने वाला पहला देश कौन बना? तो दोस्तों रसिया बन गया है कोरोना वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वाला दुनिया का पहला देश। रसिया ने स्पुतनिक 5 नाम से दुनिया का पहला कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च किया है। नाम याद रखिएगा, स्पुतनिक 5। रसिया के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने इसकी घोषणा की है। अच्छा, सुनने में दोस्तों ये भी आ रहा है कि पहली डोज इस वैक्सीन की जो व्लादिमीर पुतिन है वहाँ के प्रेसिडेंट, उनकी बेटी को लगाई जाएगी। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि लोगों में ट्रस्ट आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है कई अफवाहें भी उड़ेंगी, कई देश आरोप भी लगाएंगे कि ये जो वैक्सीन है वो कारगर नहीं है या फिर ये सक्सेसफुल नहीं होगी, ये सब वगैरह। तो लोगों में विश्वास करने के लिए, विश्वास जताने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ये हो सकता है। ठीक है, ये मॉस्को की गोगिया इंस्टीट्यूट द्वारा डेवलप की गई है और रसिया की हेल्थ मिनिस्ट्री ने दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन के रूप में इसे लॉन्च करने की मंजूरी भी दे दी है। क्लियर है बिल्कुल। अब आया है रूस। इससे रिलेटेड पिछले दिनों में कई सारे क्वेश्चन आए हैं, सभी का रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। जैसे अभी दोस्तों काउकाज नाम का एक एक्सरसाइज हो रहा है, वहाँ पर भारत भी पार्टिसिपेट हो रहा है। ठीक है, वो एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, यानी कई देश में उसमें मिलेंगे। ठीक है, तो बहुदेशीय वो है एक एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज है काउकाज नाम का, इसे याद रखना आपको। और अभी हाल ही में 33 फाइटर जेट्स के लिए डील हुई थी भारत से रूस की। रूस ने दोस्तों 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट डिज़ाइन किया है, दुनिया का पहला। और अभी हाल ही में रूस ने जारकॉन नाम का एक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतम परीक्षण किया था। अच्छा, रूस ने चाइना से S-400 की डील भी कैंसिल कर दी है, इसे भी आपको याद रखना है। चलिए रूस के बारे में स्टैटिक जानते हैं। व्लादिमीर पुतिन अब 2036 तक रहेंगे। ठीक है, यहाँ के प्रेसिडेंट, मॉस्को यहाँ की राजधानी है, दिमित्री मेदवेदेव यहाँ के हैं प्रधानमंत्री, रूबल करेंसी है, ड्यूमा है यहाँ की संसद का नाम, और रसिया है दुनिया का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना शुरू करने की घोषणा की? तो अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना शुरू करने की घोषणा की है। ये किसके लिए है? ये वनवासियों के लिए है। वनवासियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये योजना है। इसके तहत होगा ये कि फॉरेस्ट वेस्ट फाइनेंशियल मूवमेंट के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र जो हैं वहाँ के लगभग 10,000 गांव चुने जाएंगे। ऐसे 10,000 गाँवों में यूथ बेस्ड ग्रुप्स बनाए जाएंगे, युवाओं के ग्रुप बनाए जाएंगे। अब ये जो ग्रुप होंगे ये 10 से 15 युवाओं के होंगे। ये क्या करेंगे? ये फॉरेस्ट वेस्ट जो भी फाइनेंशियल मूवमेंट होंगी उसके लिए मैनेजमेंट करेंगे। ठीक है, तो इसी के लिए ये इंदिरा वन मितान योजना शुरू की गई है, जिससे वनवासी जो हैं वो भी आत्मनिर्भर बन सकें। ठीक है, चलिए तो छत्तीसगढ़ ने इसे शुरू किया है। छत्तीसगढ़ से हम लोग रिवीजन करते हैं कुछ पॉइंट।
जैसे अभी चर्चा में आया था दोस्तों एक शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना। फिर से बोल दे रहा हूँ नाम, शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना। जो बीड़ी का पत्ता होता है ना, बीड़ी में यूज किया जाने वाला, तो उसकी जो खेती करते हैं उनके लिए ये योजना थी। तो ये योजना छत्तीसगढ़ ही थी। छत्तीसगढ़ का बीजापुर जिला है। बीजापुर जिला दोस्तों नीति आयोग के अभी हाल ही में आकांक्षी जिलों की लिस्ट में टॉप पर था। एक लिस्ट आई थी नीति आयोग के द्वारा। चलिए छत्तीसगढ़ के बारे में जानते हैं डिटेल में। नया रायपुर यहाँ की राजधानी है, ये रहा मैप में छत्तीसगढ़। अनसुईया उइके यहाँ के हैं गवर्नर, भूपेश बघेल कांग्रेस पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। इंद्रावती नेशनल पार्क है छत्तीसगढ़ में ही। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, यहाँ के करंट टाइम पर चीफ जस्टिस हैं PR रामचंद्रन मेनन। कौन है? PR रामचंद्रन मेनन जी। छत्तीसगढ़ अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है? तो छत्तीसगढ़ दोस्तों सन 2000 में ये अलग हुआ था मध्य प्रदेश से। ये अपना बॉर्डर शेयर करता है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र से। क्लियर है बिल्कुल। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में किसने 17वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स F1 रेस जीती है? इसे 70 कर लीजिए। 70 एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स F1 रेस जीती है। तो अभी हाल ही में मैक्स वर्स्टैपेन ने जीती है 70 एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स F1 रेस। इस F1 रेस का नाम था 17th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स F1 रेस। तो मैक्स वर्स्टैपेन जो कि रेडबुल के खिलाड़ी हैं, इन्होंने जीत लिया है ये रेस। ठीक है। अभी तक दोस्तों 4 रेस इससे पहले हो चुके हैं फार्मूला 1 की, और इन चारों को जीता था मर्सिडीज के खिलाड़ियों ने। 3 जीता था लुइस हैमिल्टन ने, 1 जीता था वाल्टेरी बोटास ने। दोनों मर्सिडीज के खिलाड़ी हैं। ये पहली रेस है इस सीजन की जिसको रेडबुल के किसी खिलाड़ी ने जीता है। तो रेडबुल के खिलाड़ी मैक्स वर्स्टैपेन ने जीत लिया है 70th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स F1 रेस। क्लियर है। अब जैसे मैंने आपको बताया 4 रेस हो चुकी हैं। 4 रेस कौन कौन सी हुई? तो सबसे पहले दोस्तों हुई थी ऑस्ट्रियाई ग्रैंड प्रिक्स, उसको जीता था वाल्टेरी बोटास ने। इसके बाद 3 रेस हुई, उसको जीता लुइस हैमिल्टन ने। कौन कौन सी? एक हुई स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स, एक हुई हंगरी ग्रैंड प्रिक्स, एक हुई ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स, और अब चौथा ये जो रेस हुआ 70 एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स F1 रेस, इसको जीत लिया मैक्स वर्स्टैपेन ने। क्लियर है बिल्कुल। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की? तो अभी हाल ही में गुजरात राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की है। अब ये योजना क्या होगी? इस योजना के तहत दोस्तों सूखा जब पड़ जाता है या फिर अधिक बारिश हो जाती है या फिर बेमौसम जब भी बारिश हो जाती है, तो इसके कारण बहुत से किसानों के फसल बर्बाद हो जाते हैं। तो ऐसे किसानों के जो फसल बर्बाद हो जाते हैं, तो फिर ऐसी सिचुएशंस का सामना कर रहे किसानों को मुआवजा भी दिया जाता है। तो मुआवजा देने के लिए होता क्या था? अभी तक एक योजना थी प्रधानमंत्री की, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो उस बीमा योजना के तहत उनको मुआवजा भी दिया जाता था। ठीक है। लेकिन उसमें क्या कंडीशन थी कि उसमें उनको प्रीमियम भी जमा करना पड़ता था। भाई बीमा कराएंगे तो प्रीमियम जमा करना पड़ेगा। लेकिन इस योजना के तहत इस बार बिना प्रीमियम जमा किए ही उनको मुआवजा दिया जाएगा। मैं फिर से आपको सीधी भाषा में समझाता हूँ, आसान भाषा में, कि जब भी सूखा या अधिक बारिश या बेमौसम बारिश के कारण जो भी फसल बर्बाद होगी, नुकसान होगा किसानों का, तो फिर उनको इस वर्ष के लिए केवल 2020 के लिए मुआवजा दिया जाएगा, वो भी बिना किसी प्रीमियम जमा करने के। ठीक है। वो इसी की जगह पर होगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जगह पर ही होगा इस बार। ठीक है। लेकिन इस बार प्रीमियम नहीं जमा करना होगा। तो याद रखिएगा, इस बार आप लोग एक प्रकार से समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का इस बार के लिए, इस वर्ष के लिए अल्टरनेटिव है ये, लेकिन बिना प्रीमियम जमा किए। क्लियर। चलिए, इससे लाभ कितने लोगों को होगा? तो 56 लाख किसानों को होगा लाभ। ठीक है। गुजरात के, चलिए गुजरात देख लीजिए मैप में। ये रहा दोस्तों गुजरात, गांधीनगर यहाँ की राजधानी है। विजय रूपाणी जी हैं बीजेपी पार्टी से चीफ मिनिस्टर, आचार्य देवव्रत जी हैं यहाँ के गवर्नर। गिर नेशनल पार्क और नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य ये है गुजरात में ही। गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं दोस्तों विक्रम नाथ जी। गुजरात किससे किससे अपना बॉर्डर शेयर करता है? तो गुजरात दोस्तों महाराष्ट्र से अलग हुआ था 1 मई 1960 को, तो महाराष्ट्र से अपना बॉर्डर शेयर करेगा। ये मध्य प्रदेश से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है और राजस्थान से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। अच्छा, मैंने आपको उस दिन बताया था कि भारत में तटीय सीमा के मामले में सबसे ज़्यादा तटीय सीमा गुजरात की है। तो सबसे ज़्यादा तटीय सीमा वाला राज्य है गुजरात। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कौन सी बार राष्ट्रपति का चुनाव जीता?
तो अभी हाल ही में बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने 6वीं बार राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। लगातार 6वीं बार इन्होंने कार्यकाल जीता है राष्ट्रपति पद के लिए। इस बार जो वोटिंग हुई उसमें इनको 80.23% वोट मिला और इनके जो विपक्षी थे उनको 9.something% वोट मिला। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी लंबी जीत थी इनकी। 6वीं बार इन्होंने जीता है राष्ट्रपति पद का चुनाव। चलिए अब दिखाते हैं वर्ल्ड मैप में कहाँ पर है बेलारूस। तो सबसे पहले ये है हमारा प्यारा भारत। यहाँ से हम लोग यूरोप कॉन्टिनेंट में आएंगे, ठीक है। यूरोपियन कॉन्टिनेंट में आएंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा बेलारूस, ठीक है। यूक्रेन पोलैंड के पास में बेलारूस। बेलारूस की राजधानी होती है दोस्तों मिन्स्क। क्या होती है? MINSK, ठीक है। मिन्स्क होती है यहाँ की राजधानी। यहाँ की करेंसी होती है बेलारूसियन रूबल। अब दोस्तों यहाँ की जो प्रेसिडेंट है 6वीं बार फिर से बन गए हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है हाल ही में किसे प्रधान आयुक्त आयकर मुंबई नियुक्त किया गया। तो अभी हाल ही में दोस्तों प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स मुंबई नियुक्त किया गया है पतंजलि झा को। इनको मुंबई का प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स नियुक्त किया गया है। ये एक IRS ऑफिसर हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के ऑफिसर हैं पतंजलि झा, जो आपको इमेज में दिख रहे हैं। इनको नियुक्त किया गया है मुंबई में प्रधान आयुक्त आयकर। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है हाल ही में किसे ईट राइट इंडिया के लिए फूड सिस्टम विजन पुरस्कार दिया गया। तो अभी हाल ही में FSSAI को दिया गया है फूड सिस्टम विजन पुरस्कार। किस लिए? FSSAI का एक आंदोलन था, एक काफ़ी अच्छा कैंपेन था ईट राइट इंडिया। तो इस कैंपेन के लिए इसको ये अवार्ड दिया गया है। ये फूड सिस्टम विजन पुरस्कार दोस्तों दुनिया भर के उन गिने चुने संगठनों को दिया जा रहा है जो पुनर्योजी और पौष्टिक भोजन प्रणाली यानी कि हेल्दी फूड सिस्टम को 2050 तक विजन बना करके चल रहे हैं कि इसी प्रकार की उनकी हेल्दी फूड सिस्टम होगा, प्रणाली होगा। तो ऐसे गिने चुने संगठनों को दिया जा रहा है। तो इसी में से एक है FSSAI भारत का, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 2011 में। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और इसकी चेयरपर्सन है रीता तेवतिया। कौन है? रीता तेवतिया। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल का अगला चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया। तो सेल का अगला चेयरपर्सन नियुक्त किया गया दोस्तों सोमा मंडल को। किसे? सोमा मंडल को। सोमा मंडल सेल की चेयरपर्सन बनने वाली पहली महिला बन गई हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक पॉइंट और, दुनिया भर में, विश्व भर में किसी भी स्टील इंडस्ट्री में किसी बड़ी स्टील कंपनी का चेयरमैन बनने वाला या चेयरपर्सन बनने वाली पहली महिला ये बन गई हैं, ठीक है, सोमा मंडल। अभी तक दुनिया भर के किसी भी बड़ी स्टील कंपनी में कोई महिला चेयरपर्सन नहीं नियुक्त थी, तो सोमा मंडल बन गई हैं पहली ऐसी। सोमा मंडल जी दोस्तों आई हैं अनिल कुमार चौधरी जी की जगह पर। इससे पहले अनिल कुमार चौधरी जी थे, अब सोमा मंडल होंगी, नियुक्त कर दी गई हैं, ठीक है। सेल क्या है? सेल के एक महारत्न कंपनी है भारत की दोस्तों। इसके बारे में डिटेल में जाने अगर तो 1954 में हुई थी इसकी स्थापना, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और सोमा मंडल अब बन गई है नई चेयरपर्सन। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है कहाँ के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने इस्तीफा दे दिया। तो अभी हाल ही में लेबनान के प्राइम मिनिस्टर हसन दियाब ने इस्तीफा दे दिया है। एक्चुअली में दोस्तों अभी हाल ही में लेबनान की जो कैपिटल है बीरत, वहाँ पर एक विस्फोट हो गया था और उस विस्फोट के बाद से लेबनान में बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन चल रहा था सरकार के खिलाफ और इस वजह से इनको मजबूरन इस्तीफा देना पड़ा प्रधानमंत्री के पद से हसन दियाब को, ठीक है। विस्फोट के बारे में अगर बात करें तो ये विस्फोट हुआ था दोस्तों बीरत के एक बंदरगाह पर, ठीक है। वहाँ पर हुआ था, एक पोर्ट पर हुआ था। एक्चुअली में वहाँ पर एक अमोनियम नाइट्रेट का स्टोरेज था, काफ़ी दिनों से अमोनियम नाइट्रेट स्टोर करके वहाँ पर रखा गया था और उसी स्टोरेज में हो गया विस्फोट। और ये विस्फोट इतना ज़्यादा घातक था दोस्तों कि आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 160 लोगों की तुरंत डेथ हो गई, बाकी 6000 लोग घायल हो गए और वहाँ की आसपास की बिल्डिंग्स बिल्कुल तहस नहस हो गई। चलिए देख लेते हैं वर्ल्ड मैप में लेबनान है कहाँ पर। तो सबसे पहले ये रहा दोस्तों हमारा प्यारा भारत। यहाँ से हम लोग आएंगे अरब देशों की तरफ। यहाँ पर इजराइल के पास में है, अगर आपको याद हो मैं आपको बता भी चुका हूँ। इजराइल जब भी आता है मैं आपको लेबनान को ज़रूर दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर है लेबनान, यहाँ पर बीरत भी दिख रहा है आपको, लेबनान की जो राजधानी है बीरत,
ये भी दिख रही है आपको। तो यहीं पर इसके पोर्ट पर, इसके बंदरगाह पर दोस्तों एक स्टोरेज था अमोनियम नाइट्रेट का, उसी में धमाका हुआ था। ठीक है, तो लेबनान की राजधानी बीरत में हुआ था। लेबनान के करंट टाइम पर राष्ट्रपति हैं मिशेल आउन। कौन है? मिशेल आउन। और यहाँ के प्रधानमंत्री हसन दियाब थे, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। यहाँ की करेंसी होती है लेबानीज पाउंड। अच्छा दोस्तों, आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि इसके पीछे इजराइल का हाथ है, क्योंकि इजराइल जो है इसका दुश्मन देश है। इजराइल नहीं चाहता है कि ये कोई भी प्रकार का एक एक्सप्लोजिव का स्टोरेज करे। ठीक है, किसी भी प्रकार के एक्सप्लोजिव का स्टोरेज करे, ऐसा इजराइल नहीं चाहता है। तो बहुत लोग बता रहे हैं कि इस धमाके के पीछे इजराइल का हाथ है। इस विस्फोट की, इस धमाके की वीडियोस भी वायरल हुई थी, आप लोग देखे भी होंगे न्यूज़ वगैरह पर या फिर यूट्यूब पर भी। नहीं देखे हैं तो देखिएगा ज़रूर। अगला है, हाल ही में किस मशहूर उर्दू शायर और कवि का कोविड-19 से निधन हो गया? तो अभी हाल ही में मशहूर उर्दू कवि, शायर, लेखक, चित्रकार और उर्दू प्रोफेसर राहत इंदौरी जी का निधन हो गया है। राहत इंदौरी साहब दोस्तों 70 वर्ष के हो चुके थे, काफ़ी फेमस थे ये दुनिया भर में, और इनका अभी हाल ही में कोविड-19 के संक्रमण की वजह से इलाज चल रहा था, और उसी इलाज के दौरान हार्ट का अटैक आया। 2 बार के अटैक के बाद इनकी डेथ हो गई। इनकी कुछ शायरियाँ, कुछ गज़लें दोस्तों पिछले कुछ दिनों में काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गई थी, जब टिकटॉक वगैरह पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी। तो राहत इंदौरी जी का फिलहाल निधन हो गया है। श्री अरविंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इंदौर में इनका इलाज चल रहा था, वहीं पर हार्ट अटैक की वजह से इनका निधन हुआ। हालांकि कोविड-19 का इलाज चल रहा था, उससे ये संक्रमित थे। तो बस दोस्तों, आज के दिन के करंट अफेयर के टॉप 10 क्वेश्चन से बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो, क्योंकि अब आपके पास तेज़ी से वीडियोज़ आने वाली हैं। चलिए दोस्तों, आपको बता दें कि ई बुक आ चुकी है जुलाई मंथ की। अगर आपने जुलाई मंथ की करंट अफेयर की ई बुक अभी तक नहीं परचेज की है तो जाइए ऐप पर और वहाँ से परचेज़ कर लीजिए, या फिर नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से भी आप परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाएगा। लिंक से आप लोग प्रेफर कीजिए एप्लीकेशन से जाकर के परचेज़ करने की। इस ई बुक में दोस्तों आपको नई शिक्षा नीति मिल जाएगी बहुत ही अच्छे से डिटेल में, साथ ही साथ आपको कोविड-19 से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड और भी हर एक प्रकार की कैटेगरी वाइज भी वहाँ पर टॉपिक्स मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। ई बुक जो लोग परचेज़ करते हैं उनको मालूम होगा। आप लोग ई बुक जाइए, परचेज़ कीजिए और अपनी कंटिन्यू कीजिए स्टडी। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का आपके लिए पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश जा रहे ईंधन से भरे जहाज का एक्सीडेंट हो गया जिससे मॉरिशस में पर्यावरणीय आपातकालीन स्थिति की घोषणा करनी पड़ी? अगला है, विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है? दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, दोनों के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में आंसर कीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं उन लोगों के नाम की जो लोग कल की वीडियो में करेक्ट और डिटेल में आंसर किए थे। वैसे टॉप 15 लोग हैं, शांति प्रिया खड़िया, श्यामशेर कुमार, उज्जवल सोनी, मनु पांडे, प्रियांशु सिंह, अमित चौधरी, रमजान खान, राहुल कुमार, रेखा बुनकर, नेहा जायसवाल, प्रेरणा राय, रविशंकर, साबिर आलम, सकीना और शुभम यादव। इतने लोगों ने करेक्ट और डिटेल में आंसर किया है। आप लोग भी करेक्ट और डिटेल में आंसर किया करो, टॉप 15 में आने का प्रयास किया करो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।